नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। जी हां, तालिबान और भारत के बीच संवाद शुरू किए जाने की एक खबर के बाद ये तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि उस तालिबान के खिलाफ भारत ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल रखा है, जिसको लेजिटिमेट करने के लिए, जिसको एक मान्य सरकार के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया के तमाम देश इस समय जुगत में हैं, कवायद कर रहे हैं। लेकिन भारत का एक सैद्धांतिक पक्ष, और वो ये कि हम किसी भी कीमत पर आतंकवाद के सामने, कट्टरता के सामने नहीं झुकेंगे, अब पूरा विश्व ये मान रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए तालिबान के आका और तालिबान के प्रस्तुतकर्ता दोनों, अर्थात चीन और पाकिस्तान, ये समझ रहे हैं कि तालिबान को आगे करने के लिए, तालिबान को पूरी दुनिया में मान्य कराने के लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी। और शायद यही कारण है कि तालिबान को अब यह कहा जा रहा है कि वो भारत के साथ संपर्क कायम करे, संवाद कायम करे। और संवाद कायम कैसे किया जाए, ये सोचते हुए तालिबान की तरफ से एक बयान आया है। उनके एग्जीक्यूटिव उड्डयन मंत्री उनके जो हैं, उनका नाम है अखुंदजदा। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि अब हमारे साथ आपके एविएशन के जितनी भी कार्यप्रणाली है वो सुचारू रूप से फिर से सुस्थापित हो जाए। और इसका मतलब साफ है कि अगर ऐसा होता है तो काबुल और दिल्ली से या बॉम्बे टू काबुल कोई भी हवाई यात्रा सामान्य हो जाएगी। आखिर में तालिबान ऐसा क्यों चाहता है? वो तालिबान जो पाकिस्तान को अपना आका मानता है, अपना भाई मानता है, और चीन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी और दोस्त मानता है, तुर्की को अपना दूसरा भाई मानता है, और ये सारे देश प्रकारांतर से भारत की रणनीति, भारत की नीति का विरोध करते हैं। और उन परिस्थितियों में ये देखते हुए कि फिलहाल तालिबान के सहयोगी यही 3-4 देश हैं, बावजूद इसके तालिबान की कोशिश है कि भारत के साथ एक स्थायी संबंध कायम हो, और इसके लिए संवाद की प्रक्रिया शुरू की गई है। उनके एग्जीक्यूटिव एविएशन मिनिस्टर अखुंदजदा ने बाकायदा डीजीसीए को एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि एक MOU जिस पर साइन किया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में, गनी सरकार और उसके पूर्ववर्ती सरकार के समय में, जो सरकार अब वजूद में ही नहीं है, उस दौरान एविएशन सिस्टम को जिस तरीके से भारत और अफगानिस्तान सुचारू रूप से परिचालित कर रहे थे, वो सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि भारत उड़ानों पर पूरी तरह से रोक लगा चुका है। कोई भी एविएशन की कार्यप्रणाली या गतिविधि भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, और वो तब बंद कर दी गई थी जब भारत का अंतिम व्यक्ति जो वहां से आना चाहता था उसको बाकायदा दिल्ली लाया गया। वो सब आनन फानन में 72 घंटे में किस तरीके से किया गया वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए, जब तालिबान वहां पर पूरी तरह से मुश्किलों में डाल रखा था अफगानिस्तान अर्थात काबुल की जनता को, तब भारत ने यही किया, क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी जो तालिबान में काम कर रही थी, और वो भारतीय हैं जो तालिबान में अपना बिजनेस कर रहे थे। जिस हिसाब से तालिबान ने उनको परेशान करने की धमकी दी, उसके बाद वो डर के मारे वहां से भागे, और इसके लिए भारत ने बाकायदा उन्हें पैसेज दिया और एक सुविधा उपलब्ध कराई, और उस सुविधा का फायदा उठा करके लोग भारत पहुंचे। लेकिन वही तालिबान अब, जबकि पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है, स्थायित्व उसको मिल चुका है, वो डीजीसीए से अनुरोध कर रहा है। और इस संदर्भ में हमने तमाम विशेषज्ञों से पिछले 24 से 48 घंटे के भीतर बात करने की कोशिश की, और हमने इस संदर्भ में रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से भी कुछ जानकारी अर्जित की, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, और वो ये कि तालिबान के जितने भी डिप्लोमैट्स हैं उनको बाकायदा अब ये ब्रीफ कर दिया गया है कि भारत के साथ जब तक संबंध सामान्य नहीं किया जाएगा तब तक तालिबान को वो मान्यता नहीं मिल सकती जिस मान्यता के मिलने की दरकार तालिबान को वर्तमान परिस्थितियों में है। और वो वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, ये आप सबसे छिपा नहीं है, क्योंकि तालिबान के पास अब ज्यादा राशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तुर्की, पाकिस्तान
या चीन अपने अपने हितों के हिसाब से तालिबान को वो सुविधा मुहैया करा रहे हैं या वो जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं जिसके कारण तालिबान उनकी जी हुजूरी करे। लेकिन तालिबान के जो वर्तमान डिप्लोमेट्स हैं वो विदेश मामलों के इतने अच्छे जानकार हैं कि वो अपनी पुरानी परंपराओं से ग्रस्त होने के बावजूद, जिसके कारण से पूरे वैश्विक समुदाय की आशंका उनके प्रति होती है, वो बरकरार है। लेकिन डिप्लोमेट्स की तरफ से जो खास करके मंत्री भी बनाए गए हैं, जिसमें अखुंदज़दा भी हैं, वो ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके भारत के साथ संपर्क कायम किया जाए। संपर्क कायम करने के बाद संवाद की एक स्थिति बनाई जाए और दोनों देशों के बीच कुछ कुछ मुद्दों पर और कुछ विभागों की, कुछ मंत्रालयों की बैठक हो, क्योंकि भारत $3 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट तालिबान में किया हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और जिसके विकास में भारत की ही भूमिका है। और भारत ने अगर तालिबान के डर से या चाइना के गलत तरीके के हस्तक्षेप के कारण अगर उसको छोड़ दिया तो फिर ये तालिबान के सामने चुनौतियां ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि तालिबान को पता है कि ज्यादा देर तक वो हथियारों की ताकत पर उस स्वाभिमानी अफगानी जनता को नहीं दबा सकता। और अगर उनके सामने रोजी रोटी और स्वाभिमान की समस्या खड़ी हो जाएगी तो फिर वह बगावती तेवर अपनाएंगे, और एक बगावती तेवर अगर उठा किसी एक भाग से तो फिर पूरे अफगानिस्तान में उसको फैलने में समय नहीं लगेगा और उन परिस्थितियों में फिर एक युद्ध जैसी स्थिति होगी। हालांकि तालिबान के पास हथियारों की जो कमी है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका जब वहां से जा रहा था तो बहुत भारी संख्या में वो हथियार तालिबान के लिए छोड़ गए, वो जो तालिबान यूज कर रहा है, और उसकी बदौलत वो अपने विरोधियों पर काबिज हो सकता है, प्रभावी हो सकता है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या हथियारों की ताकत पर अफगानिस्तान की जनता का दिल जीता जा सकता है। इस संदर्भ में कई विशेषज्ञ ऐसे मानते हैं कि भारत जो वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि तालिबान को ज्यादा से ज्यादा समय तक वहां पर रहने दिया जाए और अफगानी जनता और उनके बीच में दूरियां बढ़ें। भारत ये भी देखना चाहता है, क्योंकि तालिबान ऐसी संस्था है जो बगैर पाकिस्तान के इजाजत के कुछ क्षेत्रों में बड़े निर्णय नहीं लेगा, और वो निर्णय होंगे सीधे सीधे धर्म और वहां के लॉ प्रोसीजर्स में। जिस तरह से वहां पर शरीयत की बात आती है, अगर वो बातें प्रभावी हो जाती हैं तो वो अफगानी जनता जो पिछले 20 सालों से कमोबेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रणाली में अपने जीवन का निर्वहन कर रही थी, उसके सामने बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर अफगानी जनता विद्रोह करेगी और उसी काबुल पर जहां बिना प्रतिरोध के तालिबान प्रभावी हो गए थे, काबिज हो गए थे, उसी काबुल को बचाने के लिए उनको इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो मुश्किल पंजशीर वैली में रेजिस्टेंस फोर्स ने उठाई और गनी सरकार के वो तमाम 3 लाख से अधिक सैनिकों ने उठाई। हालांकि उन 3 लाख सैनिकों के पीछे हटने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि तत्कालीन राष्ट्रपति गनी ने साफ तौर पर कहा था कि वो अफगानियों का खून नहीं बहाना चाहते थे, और इसलिए चूंकि पाकिस्तान और चीन चाहते थे कि किसी भी तरीके से वहां पर रिफ्ट बढ़े और हिंसा इस कदर हो जिसके कारण से गनी सरकार बदनाम हो, और इसीलिए राष्ट्रपति गनी, पूर्व राष्ट्रपति अब हम कह सकते हैं, वो काबुल छोड़ करके किसी गल्फ कंट्री में गए और अब वो वहां पर बाकायदा एक तरह से एक शरणार्थी की जीवन जी रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत के साथ तालिबान बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें प्रफुल्ल बख्शी जैसे विद्वानों का मानना है, विश्लेषकों का मानना है कि वो ऐसा करेंगे और भारत को देखते ही रहना चाहिए, क्योंकि तालिबान की हर गतिविधि पर नजर रखेगा तभी भारत समय के हिसाब से उनके साथ संवाद कायम करेगा। और उस समय जब संवाद कायम होगा तो भारत ये देखेगा कि तालिबान की रणनीति और तालिबान की सोच में कितना बदलाव हुआ, और अगर ये सोच और बदलाव का जो मिश्रण है अगर तालिबान ने पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की तो एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया करेगी, क्योंकि भारत ये चाहता है कि तालिबान अगर सचमुच में उदारवादी चेहरे के रूप में
पूरी दुनिया के सामने आना चाहता है, अफगानिस्तान में स्थापित होना चाहता है और भारत के साथ पुराने संबंध कायम करना चाहता है, तो उसे कट्टरता की राह छोड़नी पड़ेगी। और कट्टरता की राह छोड़ना तालिबान के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि उस कट्टरता की राह पर तालिबान आगे बढ़े जिसकी राह पर चलकर भारत की मुश्किलें बढ़ें। और उस कट्टरता के रास्ते पर चीन इसलिए तालिबान को चलने के लिए प्रेरित कर रहा है क्योंकि जिस कट्टरता का विरोध भारत कर रहा है, अगर तालिबान, पाकिस्तान और चीन मिलकर के तीनों उस कट्टरता को पल्लवित, पुष्पित और पोषित कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जिस भारत ने तालिबान के सामने यह चैलेंज दिया है, उसी भारत को उसके सामने ये तीनों एक रणनीति बना करके चीन का आर्थिक हित साधने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान का भारत विरोधी कदम जो आगे बढ़ेगा उसको साधने की कोशिश तालिबान के द्वारा पूरा होगा। और यही पाकिस्तान की खुफिया संस्था आईएसआई चाहती है और यही चीन चाहता है। बड़ा सवाल है कि इतना सब कुछ चाहने के बावजूद तालिबान, जो कि पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है, भाईचारा दिखा रहा है और चीन के प्रति वो बहुत ज्यादा आदर का भाव व्यक्त कर रहा है, लेकिन वो भारत के साथ संवाद कायम करना चाहता है और भारत के साथ एविएशन को फिर से परिचालित, संचालित और उसकी शुरुआत कराना चाहता है ताकि हवाई सेवाएं शुरू हों और भारत और अफगानिस्तान के बीच आवाजाही शुरू हो सके और व्यापार की जो गतिविधियां पहले चल रही थी वो फिर से कायम हो सके। और अगर ये चाहत तालिबान की है तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 20 वर्षों में भारत किस कदर अफगानिस्तान की जरूरत बन चुका था। और इसी संदर्भ में अब विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भारत को इसी समय की जरूरत थी और इसी समय का वेट भारत कर रहा था जब तालिबान भारत के सामने अपनी मांगें प्रस्तुत करे और भारत उसे नसीहत दे। और भारत की नसीहत लेने के बाद, हालांकि तालिबान के संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कोई पहले से आप निर्णय नहीं सुना सकते, बता सकते, क्योंकि तालिबान की यह मजबूरी है कि जिस कट्टरता के आधार पर वो एक बड़ी फौज, तथाकथित फौज का निर्माण कर सके हैं, वो कट्टरता और शरीयत पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। लेकिन अगर भारत की नसीहत पर तालिबान बदलता है और पूरे क्षेत्र में और भारत के साथ संबंध सामान्य होते हैं तो ये भारत की बड़ी जीत मानी जाएगी। हालांकि भारत की ये सोच जरूर है, लेकिन चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तालिबान अपना उदारवादी चेहरा प्रस्तुत करे और भारत के साथ उसके संबंध बेहतर हों। लेकिन स्थिति परिस्थिति चाहे जरूर हो, जो भी हो, कूटनीति की जो राह है, उस कूटनीति की राह पर जो डिप्लोमैटिक, पॉजिटिव डिप्लोमैटिक तौर तरीका है, उसके आधार पर तालिबान की तरफ से जो अनपेक्षित है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के तालिबान की तरफ से बाकायदा एविएशन सिस्टम को फिर से सुस्थापित करने की पुरजोर वकालत की गई है। डीजीसीए को पत्र लिखा गया है और उस पत्र में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच MOU साइन है, इसलिए अब भारत और तालिबान दोनों समझे और काबुल टू दिल्ली जो हवाई सेवा है वो फिर से संचालित हो, उसका संचालन हो, क्योंकि उसी काबुल एयरपोर्ट को, जिसको ये तालिबान की तरफ से बयान दिया गया है, जिसको अमेरिका की सेनाओं के वापसी के दौरान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, और तालिबान की तरफ से बाकायदा चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि उसी काबुल एयरपोर्ट को अब तुर्की के सहयोग से फिर से स्थापित कर दिया गया है संचालन की स्थिति के स्तर तक। और ऐसी स्थिति में भारत और अफगानिस्तान की एयर सेवा फिर से स्थापित हो जाए तो ये बेहतर होगा। और इसके मायने आप सहज समझ सकते हैं कि जो हवाई सेवा भारत ने बाधित की है उसको शुरू कराने के पीछे अगर तालिबान जरूरत महसूस कर रहा है तो आप सहज समझ सकते हैं कि उसको भारत से अभी बहुत सहयोग की दरकार है। लेकिन भारत है कि अभी तालिबान के सामने बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी शर्तें वक्तव्य के रूप में सामने रख रहा है जिसको तालिबान को मानना ही होगा। क्या तालिबान मानेगा या सिर्फ अपनी तरफ से पेशकश या गुहार ही लगाएगा कि एविएशन अर्थात हवाई सेवा शुरू की जाए, या भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार शुरू हो, या भारत जितना इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किया है वो फिर से बहाल हो।
अगर भारत ये बातें मानेगा तो जरूर तालिबान बदलेगा, लेकिन यकीन मानिए तालिबान सैद्धांतिक रूप से बदलाव ज्यादा कर नहीं सकता, लेकिन समय की ये मांग है, चूंकि वो शासन में है, वो सत्ता चला रहे हैं, हो सकता है उनके अंदर कुछ बदलाव हो, लेकिन ये संभावना बहुत ही कम है। अगर ऐसा बदलाव होता है तो ये भारत की बड़ी कामयाबी होगी। इसी संदर्भ में तालिबान की तरफ से जो ये पेशकश की गई है उसके मायने साफ हैं, और वो ये कि भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की हिमाकत अब तालिबान भी नहीं कर पा रहा है, और वो भारत से गुहार लगा रहा है कि भारत फिर से काबुल और दिल्ली के बीच हवाई सेवा शुरू करे। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।